हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मुनाचे कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया। हमने ग्रोथ से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिया, जहां पर हमने डेवलपमेंट को हाईलाइट करके डिफरेंशिएशन और ग्रोथ के बारे में थोड़ी सी बातें की। ग्रोथ को हमने डिफाइन किया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज, शेप, वॉल्यूम एक्सेट्रा। प्लांट में ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिफाइन किया। प्लांट में ग्रोथ ओपन ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से ग्रोथ होता है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमने आपको समझाया था। ग्रोथ फेज या फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस इन ग्रोथ या फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने फॉर्मेटिव फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन फेज पहला, देन दूसरा इलॉन्गेशन या एनलार्जमेंट फेज और तीसरा मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन फेज के बारे में बातें की थी। ग्रोथ इज मेजरेबल और रियल ग्रोथ इज मेजरेबल में रियल ग्रोथ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर होता है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज मेजर नहीं हो सकता है। तो हम दूसरे पैरामीटर्स के थ्रू ग्रोथ को मेजर किया था। साइज में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना, ड्राई वेट और फ्रेश वेट में इंक्रीज होना, वॉल्यूम में इंक्रीज होना, सरफेस एरिया में इंक्रीज होना, लेंथ में इंक्रीज होना एक्सेट्रा पैरामीटर्स हमें लिए प्लांट में ग्रोथ को मेजर करने का। बात आगे ले चलता हूं। इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाला हूं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट स्टार्ट करूं उसके पहले फेजेस ऑफ ग्रोथ में मैं थोड़ा दो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फेजेस ऑफ ग्रोथ में फॉर्मेटिव या सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन एनलार्जमेंट फेज और मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन फेज को थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा डायग्राम के थ्रू। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने लिया फेजेस ऑफ ग्रोथ विथ रेफरेंस टू फेजेस ऑफ ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा। रूट के लैंग्वेज में हम बात करें, यहां पर एनाटॉमी, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बोला था ये चैप्टर मैक्सिमम, इस चैप्टर का जो है मैक्सिमम रिलेशन एनाटॉमी से रिलेटेड है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने जो है जो फिनिश किया था। तो जो है ये अगर मैं कंसीडर करूं एक रूट है, ये एक रूट है, तो पहला फेज ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेटिव फेज या जो है मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन फेज जो टिप पर होता है, रूट के टिप पर होगा या शूट के टिप पर होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिच इन प्रोटोप्लाज्म, अबंडेंस राइबोसोम, डीएनए एक्टिव रहेगा और जो है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई रहेगा वगैरह वगैरह हमने बातें की थी। ये है पहला फेज, फेज ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेम, फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये बेसिकली अगर रूट के लैंग्वेज में बात करें तो 1 मिलीमीटर पार्ट होता है व्हाइट कलर का। अब फेज ऑफ सेल डिवीजन में, फेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होगा ग्रोथ के लैंग्वेज में, यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो होमोजीनस हैं, स्मॉल इन साइज है, प्राइमरी सेल वॉल है, डिवीजन कैपेसिटी है इनके पास, ये डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे करते ही रहेंगे और नए 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 सेल्स ऐड होता रहेगा। सेकेंड फेज में जो है प्रॉक्सिमल कंसीडर होता है। प्रॉक्सिमल टू द सेल डिवीजन फेज में, प्रॉक्सिमल टू सेल डिवीजन फेज, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं 4 to 6 मिलीमीटर पार्ट, 4 to 6 मिलीमीटर पार्ट नेक्स्ट टू मेरिस्टेमेटिक फेज या प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक फेज है फेज ऑफ इलॉन्गेशन, फेज ऑफ इलॉन्गेशन या फेज ऑफ एनलार्जमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 फेज समझाना चाह रहा हूं। अब इस 4 to 6 मिलीमीटर एरिया में, इस 4 to 6 मिलीमीटर एरिया में जो
फेज ऑफ सेल डिवीजन की वजह से नए नए सेल्स ऐड होंगे। ये सेल्स के अंदर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, सेल्स के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से सेल का भी इलॉन्गेशन होगा और साइमल्टेनियसली कुछ न्यू सेल वॉल मटेरियल इंटरसेप्शन प्रोसेस के थ्रू ऐड होंगे। फेज ऑफ सेल डिवीजन में नए नए सेल्स बना रहा है माइटोसिस के थ्रू वो सेल। फेज ऑफ इलॉन्गेशन में इंटर कर रहे हैं। फेज ऑफ इलॉन्गेशन में तीन चीजें हो रही हैं सेल के साथ। सेल में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का इलॉन्गेशन हो रहा है और सेल में कुछ नए नए सेल वॉल मटेरियल ऐड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है फेज ऑफ इलॉन्गेशन में वेसल्स और फाइबर्स सबसे ज्यादा इलॉन्गेट करते हैं। नाउ एडिशनल सेल, नए नए सेल्स फेज ऑफ सेल डिवीजन में माइटोसिस के थ्रू फेज ऑफ इलॉन्गेशन एरिया में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रीवियसली एडेड सेल्स होंगे फेज ऑफ इलॉन्गेशन में, जिसमें वैक्यूल फॉर्मेशन हो गया है, जो इलॉन्गेशन और एनलार्जमेंट शो कर चुके हैं, जिसमें न्यू सेल वॉल मटेरियल ऐड हो चुका है, वो सेल धीरे 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 शिफ्ट होंगे और शिफ्ट होके आएंगे। यहां पर 4 to 8 सेंटीमीटर पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। सो प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन या नेक्स्ट टू फेज ऑफ इलॉन्गेशन या इनलार्जमेंट, इलॉन्गेशन या इनलार्जमेंट पार्ट के जो सेल हैं वो शिफ्ट होंगे, आएंगे इन द फेज ऑफ मैचुरेशन, इन द फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां पर होगा जो है सेल साइज, देन जो है एडिशनल सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन, एडिशनल सेल वॉल डिपोजिशन, एडिशनल सेल वॉल डिपोजिशन। यहां पर हो सकता है जो है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा इस फेज में, ठीक है। इस फेज में फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और ये वही फेज है 4 to 8 सेंटीमीटर पार्ट में प्रेजेंट। इस फेज में पैरेन्काइमा के सेल बनेंगे, कोलेन्काइमा के सेल बनेंगे, स्पोरेन्काइमा के सेल बनेंगे, जाइलम और फ्लोएम के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, सेल्स स्पेशलाइजेशन गेन करेंगे, इंटरनली अपने स्ट्रक्चर, शेप, साइज, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लेके, और फंक्शनली भी स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जिसको जो है स्टोर करना है फूड को, वो थिन वॉल्ड रिटेन करके रखेगा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, थिक वॉल बन जाएगा। एडिशनल सेल वॉल में लिग्निन, सुबेरिन एक्सेट्रा डिपोजिट हो जाएगा। सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसको वाटर और फूड कंडक्ट करना है, वो जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है फाइनल जो है सेल का एग्जैक्ट शेप, साइज डिसाइड होता है। और फेज ऑफ मैचुरेशन या फेज ऑफ डिफरेंशिएशन में सेल जैसे मॉडिफाई हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, शेप, साइज, फिजियोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एक्सेट्रा के लैंग्वेज में, वैसे ही वो टिल द डेथ अपना जो है कंडीशन रिटेन करके रखेगा। सो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आफ्टर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, आफ्टर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, थोड़ा सुनिएगा, सेल्स रिमेन अनचेंज्ड टिल डेथ, ठीक है। तो ये यहां पर हमने 3 फेज में आपको फेजेज ऑफ ग्रोथ समझाया। पहला फेज ऑफ ग्रोथ में सेल का फॉर्मेशन होगा माइटोसिस के थ्रू। दूसरा फेज ऑफ ग्रोथ में सेल का एनलार्जमेंट, इलॉन्गेशन, वैक्यूलाइजेशन, न्यू सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होगा। और तीसरे फेज ऑफ ग्रोथ में मैच्योर होंगे सेल, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे सेल, अपने स्ट्रक्चर को लेके, शेप को लेके,
बायोकेमिस्ट्री या केमिकल कंपोजिशन को लेके, फंक्शन को लेके, फिजियोलॉजी को लेके। तीसरे फेज ऑफ ग्रोथ में सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, और जो है जैसा भी मॉडिफिकेशन होगा वैसे ही वो हमेशा काम करते रहेंगे। ये था थोड़ा डायग्रामेटिक समझाना। ये आपको जो है मॉर्फोलॉजी के जो है सेकंड वीडियो लेक्चर में रीजन्स या जोन्स ऑफ रूट के लैंग्वेज में आपको और अच्छे से समझेगा। इरेज कर रहा हूं। विथ रेफरेंस टू फेजेस ऑफ ग्रोथ में एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, मेजरमेंट। थोड़ा सुनिएगा, मेजरमेंट ऑफ इलोंगेशन बात करने वाला हूं। मेजरमेंट ऑफ इलोंगेशन विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड। फेज ऑफ सेल डिवीजन में नए सेल्स ऐड हो रहे हैं। फेज ऑफ इलोंगेशन में सेल का इलोंगेशन या एनलार्जमेंट हो रहा है, और फेज ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन में जो है शेप और साइज फाइनली डिसाइड हो जा रहा है, मैच्योर और स्पेशलाइजेशन हो रहा है। इलोंगेशन फेज में इलोंगेशन हो रहा है, इसका मेजर करना है हमें, इसको हमें नापना है, तो हमने लिया पैरेलल लाइन मेथड। पर देखिएगा, अगर मैं कंसीडर करूं ये एक सीड है, ये एक सीड है, और इस सीड ने जर्मिनेशन किया, ये सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होकर इसने मानता हूं रूट बनाया, रेडिकल बनाया। अब ये सीड फर्दर जो है अपना ग्रोथ कर रहा है, सीड फर्दर ग्रोथ कर रहा है, और ये सीड ग्रो करते करते रेडिकल और बड़ा हो गया, रेडिकल यहां पर और बड़ा हो गया ग्रोथ की वजह से। ठीक है, पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू हम यहां ध्यान दीजिए, 3 जोन है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट 3 फेज है, फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, और ये थर्ड फेज। फर्स्ट फेज टिप पर फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेकंड फेज प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ सेल डिवीजन दैट इज फेज ऑफ इलोंगेशन, और थर्ड फेज जो है फेज ऑफ मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन। अब पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि इलोंगेशन होता है या नहीं, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट, रूट या स्टेम होता है तो इलोंगेशन फेज में ही होता है, समझते हैं। पैरेलल लाइन मेथड, मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये ऐसे खींचा, फिर खींचा, फिर खींचा। ठीक है, तो देखिएगा पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड कुछ ऐसा होगा, पैरेलल लाइन मेथड। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर ये है पहला ए वाला, ये तो जो है फर्स्ट के रेफरेंस में जोन ऑफ या फेज ऑफ मेरिस्टेम है। देन जो है यहां पर बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा मेंशन कर ले। ध्यान दीजिए तो सही, ध्यान देखिए तो सही, यहां पर थर्ड वाला फेज पैरेलल लाइन लिया, यहां पर इलोंगेशन एब्सेंट है या लेस इलोंगेशन है, लेस इलोंगेशन है, इलोंगेशन एब्सेंट है। जब मैंने फेज ऑफ डिफरेंशिएशन या फेज ऑफ मैच्योरेशन का पैरेलल लाइन लिया, फेज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये इतना सा पार्ट जो है पहले वाले फेज का है, फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद यहां तक, यहां से जो है यहां तक देखिए तो सही, ये कितना इलोंगेशन हुआ, यहां पर जो है मैक्सिमम इलोंगेशन, और ये तो है फेज ऑफ मेरिस्टेम। सो मैक्सिमम इलोंगेशन सेकंड फेज में हो रहा है, और सेकंड फेज कौन सा फेज है? फेज ऑफ इलोंगेशन ही तो है, फेज ऑफ एनलार्जमेंट ही तो है, बोलो तो सही। ठीक है, सो पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू हमने देखा मैक्सिमम इलोंगेशन बी सी डी ई एफ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर जो थोड़ा कम एबीसीडी लिखा गया है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। सो बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट फेज ऑफ इलोंगेशन,
पैरेलल लाइन मेथड सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन हो रहा है सेकेंड वाला। मैंने टिप को टिप से मिलाया, तो जो है सेल डिवीजन के थ्रू नए सेल ऐड हो रहे हैं। मैंने थर्ड वाले जोन को पैरेलल लाइन मेथड के थ्रू जो है जब मिलाया तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले जोन को हमने मिलाया तो यहां पर ग्रो इलॉन्गेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। बात क्लियर है? इतना ही समझाना है। इरेज करता हूं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को ले चल रहा हूं आगे। हेडिंग दिया मैंने यहां पर ग्रोथ रेट, नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर ग्रोथ रेट। ठीक है, तो सुनिएगा, ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे वेराइटीज ऑफ वे में, वेराइटीज ऑफ मैनर में, जिसमें हम दो मैनर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स की बातें करने वाले हैं ग्रोथ रेट के लैंग्वेज में। सो यहां पर मैंने इंट्रो लिया, एक लाइन मेंशन किया कि ऑर्गेनिजम्स या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स इन वैरायटी ऑफ वेज या वेराइटीज ऑफ वेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ रेट है इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट, अभी ग्रोथ इतना है, पर यूनिट फिक्स टाइम में ग्रोथ इतना हो गया, उसी फिक्स टाइम में ग्रोथ इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो एक गिवन यूनिट टाइम में ग्रोथ कितना हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसी को हमने बोला ग्रोथ रेट। बात समझिएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे रूट का लेंथ अभी अभी 10 सेंटीमीटर है, रूट का लेंथ अभी अभी 10 सेंटीमीटर है, और हम एक यूनिट टाइम लिया जो है यूनिट टाइम ले सकते हैं, कुछ भी यूनिट टाइम, पर आवर, पर आर ले सकते हैं, या पर डे ले सकते हैं, या पर वीक ले सकते हैं, या पर मंथ ले सकते हैं, कुछ भी यूनिट टाइम ले लें। अभी अभी रूट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पर आवर मैं ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ चेक कर रहा हूं, पर आर मैं जो है ग्रोथ या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट चेक कर रहा हूं। करंट ग्रोथ है 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कितना, 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 इसी को हम बोल रहे हैं ग्रोथ रेट, इंक्रीज इन ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने बोला ग्रोथ रेट इज इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ रेट को हम मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं दो डिफरेंट वेज में, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बात करते हैं यहां पर मैथमेटिकली ग्रोथ रेट can be calculated या can be measured in 2 ways। पहला हमने लिया अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, और दूसरा हमने लिया ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को हमने बोला इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मैथमेटिकली दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम अरिथमेटिक वे के थ्रू होगा, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम ज्योमेट्रिक वे के थ्रू होगा। समझते हैं, ये इरेज कर रहा हूं। पहला ग्रोथ रेट समझा रहा हूं, समझिएगा प्लीज। पहला है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट,
अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, मैंने बोला अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ जो है प्रोग्रेसिव होगा कांस्टेंट मैनर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जैसे 2 से 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, सो जो है कांस्टेंट वे में ग्रोथ होना, कांस्टेंट मैनर में इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कांस्टेंट मैनर में फ्रॉम द बिगिनिंग इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम कॉल्ड अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा, उस 2 डॉटर सेल में एक डॉटर सेल अपना डिवीजन कैपेसिटी रिस्टोर करके रखेगा और दूसरा सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। फिर जो है डॉटर सेल अपना डिवीजन कैपेसिटी रिस्टोर करके रखा है, वो फिर से डिवाइड करेगा। सो यहां पर माइटोसिस के थ्रू जो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, उन 2 डॉटर सेल में एक डॉटर सेल फर्दर डिवीजन करेगा और दूसरा डॉटर सेल मैच्योर, मॉडिफाई और डिफरेंशिएट हो जाएगा, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और अगर अरिथमेटिक ग्रोथ रेट समझना है तो इलोंगेशन ऑफ रूट एंड इलोंगेशन ऑफ शूट एक कांस्टेंट मैनर में कंटिन्यूअसली होता रहता है, समझ सकते हैं हम रूट और शूट के इलोंगेशन के थ्रू। मैंने मेंशन किया it represents constant increase in growth, constant increase in growth from beginning and growth proceed in arithmetic progression। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर दे रहा हूं, इन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, इन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट out of 2 daughter cells, out of 2 daughter cells produced through mitosis, one cell retain division ability and divide to produce next daughter cells, whereas other cell gets mature and differentiated, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट, इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट ये अरिथमेटिक ग्रोथ रेट फॉलो करते हैं। एंड हियर इन arithmetic growth rate, in arithmetic growth rate linear curve या ग्राफ is obtained growth versus time, यूनिट टाइम। ये रहा आपके सामने अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। जो है मेरिस्टेमेटिक सेल, एक सेल ने माइटोसिस करके 2 सेल बनाया, उसमें से एक फर्दर डिवाइड करेगा और दूसरा काम पे लग जाएगा। इरेज कर रहा हूं, देखिए क्या मैं आगे बोल रहा हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक
ग्रोथ रेट है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ रेट है LT इज इक्वल टू L0 RT, जहां पर LT है लेंथ एट टाइम t। ठीक है, लेंथ एट टाइम t या लेंथ आफ्टर टाइम t। L0 है लेंथ इन बिगनिंग या इनिशियल लेंथ इन बिगनिंग या इनिशियल लेंथ। ठीक है, R है ग्रोथ रेट या इलोंगेशन रेट या रेट ऑफ इलोंगेशन, और T है यूनिट टाइम। T है यूनिट टाइम। कोई एक रूट है जिसका अभी इस समय ग्रोथ है, लेंथ है, नॉट ग्रोथ है, L0 अभी करंट टाइम पर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसका हमें LT लेंथ आफ्टर टाइम T समझते हैं 1 मंथ के बाद। 1 मंथ के बाद कितना लेंथ होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक यूनिट टाइम पर हम ग्रोथ रेट या इंक्रीज इन लेंथ चेक कर रहे हैं, वो यूनिट टाइम हम ले लेते हैं पर वीक। ठीक है, यूनिट टाइम पर वीक। सो यहां पर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। लेंथ अभी अभी है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है 1 मंथ के बाद, लेंथ जो है 1 मंथ के बाद कितना होगा, लेंथ 1 मंथ के बाद कितना होगा, ये लेंथ 1 मंथ के बाद LT है। और सुनिएगा, यूनिट टाइम लिया मैंने पर वीक, यूनिट टाइम लिया मैंने पर वीक, और मैंने जो है ग्रोथ रेट देखा 5 सेंटीमीटर पर वीक। 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है लेंथ पर वीक, 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है लेंथ ऑफ द रूट। तो 1 महीने के बाद लेंथ ऑफ द रूट कितना होगा, जबकि जो है बिगिनिंग में या इनिशियल लेंथ मैंने जब जो है सबसे पहले मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर। सो यहां पर लेंथ आफ्टर 1 मंथ मैंने लिया लेंथ एट जो है बिगिनिंग 10 सेंटीमीटर प्लस जो है पर वीक, एक वीक में जो है 4 महीने, एक मंथ में 4 वीक ले रहे हैं, R है 5। फर्स्ट 5 सेंटीमीटर फर्स्ट वीक, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, तो 4 बार हम जो है यूनिट टाइम लिए हैं। तो ये हो जाएगा जो है 10 प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सुनिएगा, यहां पर अगर मैं ग्राफ लूं, यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पर मैं अगर लेंथ कंसीडर करूं, y एक्सिस पर मैं लेंथ कंसीडर करूं और x एक्सिस पर मैं यूनिट टाइम कंसीडर करूं, अलग अलग मैनर में ग्राफ बनाते हैं, एक सीधा लीनियर ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें लीनियर कर्व मिलेगा यहां पर। ठीक है, कहीं कहीं पर ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर से जो है खींचा गया है, वेल सिंपल जो है यही है। एनसीईआरटी में जो ग्राफ है वो जो है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू आप देख लीजिएगा। सो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में कांस्टेंट ग्रोथ होगा, एक सेल डिवाइड करेगा, दूसरा सेल जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट का अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाया, इस सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सेल डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल बनाएगा, ये सेल डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल बनाएगा, वेयर एज ये वाला सेल एज इट इज मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ये दोनों सेल एज इट इज मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला सेल डिवाइड करके डॉटर सेल बनाएगा, ये तीनों सेल फर्दर। सो एक ही सेल डिवाइड हो रहा है आउट ऑफ 2 डॉटर सेल,
ठीक है। फिर ये वाला सेल डिवाइड होगा, 2 डॉटर सेल बनेगा, ये यहां पर मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है। सो मदर सेल ने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बनाया, दोनों डॉटर सेल को हमने शेड किया है इनिशियली। अब इस आउट ऑफ 2 डॉटर सेल एक डॉटर सेल डिवीजन कैपेसिटी रिटेन किया है, उसने डिवाइड करके फिर से 2 डॉटर सेल बनाए। तो ये जो सेट मैं अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो नया नया बना। अच्छा, जो मदर सेल ने दूसरा डॉटर सेल बनाया वो मॉडिफाई हो गया, मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। नाउ इस डॉटर सेल ने जो 2 नए डॉटर सेल बनाए उसमें से एक ने फर्दर 2 नए डॉटर सेल बनाए और जो दूसरा डॉटर सेल है वो वापस डिवीजन कैपेसिटी। सो यहां पर ये डॉटर सेल हैविंग डिवीजन एबिलिटी और ये डॉटर सेल गेट्स मैच्योर। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर ले रहा हूं मदर सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल या मदर सेल। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने टू कैलकुलेट नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल में 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है n-1, ये अरिथमेटिक ग्रोथ। अगर मदर सेल अरिथमेटिक ग्रोथ कर रहा है तो नंबर ऑफ माइटोसिस, यहां पर थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, विथ रेफरेंस टू अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, विथ रेफरेंस टू अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, नंबर ऑफ माइटोसिस नीड या नीडेड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल्स, यहां पर हो जाएगा n-1, क्योंकि एक ने बनाया 2 सेल, उस दूसरे सेल में एक सेल तो मॉडिफाई हो गया, दूसरे ने बनाया जो है, तो यहां पर ये फर्स्ट डिवीजन मान लिया और ये सेकंड डिवीजन मान लिया। सेकंड जो है 2 डिवीजन में कंसीडर कर रहा हूं, तो 2 डिवीजन के बाद 3 सेल ही तो बने, ऐसा नो, 1 से 2 बना, फिर 1 से जो 2 बना उसमें दूसरा तो डिवाइड कर ही नहीं रहा है, वो एज इट इज आगे जा रहा है। जो पहला है वो डिवाइड करके फर्दर 2 सेल बनाया, तो 2 सेल डिवीजन 3 सेल तो बना रहा है ना, तो यहां पर n-1 मुझे 3 सेल बनाने हैं। कितने सेल डिवीजन माइटोसिस करने पड़ेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ रेट के लैंग्वेज में? 3-1 इज इक्वल टू 2। तो ये सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने आपको जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू 2 फॉर्मूला दिया था। एक था n-1 माइटोसिस के रेफरेंस में, दूसरा है 2n। नेक्स्ट में मैं समझाने वाला हूं। तो ये मैंने जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन, वाह मुझे याद भी आ गया। ठीक है, तो ये था पूरा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। इरेज किया जाए। नेक्स्ट ग्रोथ रेट ले रहा हूं मैं यहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट both daughter cells retain division capacity and both daughter cell will divide to produce next daughter cells. So यहां पर both daughter cells produced after mitosis retain division ability and divide to produce daughter cells of next generation. ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट समझना है तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। बाकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ हर जगह अप्लीकेबल कर सकते हैं। जो हमने ग्रोथ इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन लेंथ एक्सेट्रा ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लैंग्वेज में पढ़ा जा सकता है। आगे हम समझाएंगे। यहां पर फॉर एग्जांपल
increase in population of unicellular organisms grown in culture media, ठीक है, ग्रोन इन कल्चर मीडिया नेचुरली भी थोड़ा देखिएगा, इंक्रीज इन साइज, वेट एक्सेट्रा ऑफ प्लांट्स। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में थोड़ा सुनिएगा, जो है इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हर एक डॉटर सेल डिवाइड करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, समझिएगा। नेचुरल कंडीशन में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन के थ्रू समझिए। हमने 1 kg, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 kg कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया, या न्यूट्रिएंट मीडिया कल्चर मीडिया हमने प्रिपेयर किया 1 kg, और इस 1 kg कल्चर मीडिया में हमने एक बैक्टीरिया को प्लेस किया। बैक्टीरिया के लिए हमने न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया बनाया 1 kg का। एक बैक्टीरिया को इस कल्चर मीडिया में हमने कल्चर किया, ग्रोथ करवाया। इनिशियली बैक्टीरिया उस कल्चर मीडिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इनिशियली व्हाट कैन बी ईटेन, व्हाट कैन बी अवॉइडेड, ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा बैक्टीरिया अपने आप को उस कल्चर मीडिया में एडजस्ट करने के लिए, जो भी जो है कल्चर मीडिया का कंडीशन रहेगा। एक बार कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया एडजस्ट हो गया, उसको पता चल गया इस कल्चर मीडिया का इतना टेम्परेचर है, इसमें ये न्यूट्रिएंट है, ये एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ये लिया जा सकता है। वंस द बैक्टीरिया गेट एडजस्टेड इन द कल्चर मीडिया, उसके बाद वो भर भर के खाएगा, भर भर के बच्चे पैदा करेगा, खाएगा बच्चे पैदा करेगा, खाएगा बच्चे पैदा करेगा, बाइनरी फ्यूजन करता ही जाएगा। बैक्टीरिया ग्रोन इन 1 kg कल्चर मीडिया इनिशियली स्लो ग्रोथ करेगा, स्लो डिवाइड करेगा। हम समझ सकते हैं कि वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को गिवन एनवायरनमेंट में। आफ्टर सम टाइम वंस द बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया अपने आप को एडजस्ट कर लिया, संभाल लिया, तब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। न्यूट्रिएंट मीडिया अवेलेबल है एक्सेस में, स्पेस भी अवेलेबल है एक्सेस में। बैक्टीरिया नेक्स्ट फेज में भर भर के प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कल्चर मीडिया में बाइनरी फिजन के थ्रू। 1 से 2 से 4 8 16 32 64 128 256 1024 इंक्रीज होता जाएगा एक्सपोनेंशियल मैनर में। बट एक टाइम आएगा जब गिवन कल्चर मीडिया में ड्यू टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, नंबर या पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गया। इनिशियली जब कल्चर मीडिया में एक बैक्टीरिया रखा गया तो उस बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया 1 kg बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे डिवाइड कर रहा था स्लोली। बिगिनिंग में तब पर भी कल्चर मीडिया और स्पेस बैक्टीरिया के प्रोजेनी के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन एक टाइम के बाद जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन साइज अबंडेंटली इंक्रीज हुआ, कल्चर मीडिया तो 1 kg ही था ना, एक पर्टिकुलर स्पेस था। बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या मैं बोलूं, अब उसी कल्चर मीडिया में डिपेंडेंसी, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में न्यूट्रिशन गेन करने के लिए डिपेंड होने वाले बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद बहुत ज्यादा हो गए। तो क्या मैं बोलूं, धीरे धीरे कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम होता जाएगा और इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में कम थे तो स्पेस अवेलेबल था, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ा तो स्पेस भी कम होने लगा ना, फाइट होने लगेगा बैक्टीरिया के बीच में, फूड के लिए, स्पेस के लिए फाइट होने लगेगा। और ये जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के समय ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी
फूड मटेरियल जो न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया में रिलीज करेगा, जो फूड मटेरियल या फूड मीडिया या कल्चर मीडिया को स्पॉइल करेगा। बात समझा? तो एक टाइम आएगा जितने प्रोजेनी पैदा होंगे नहीं उतने कंपटीशन की वजह से मरने भी लगेंगे, ग्रोथ स्टेबल हो जाएगा, डिक्लाइन होगा और स्टेबल या स्टेशनरी हो जाएगा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में हर एक डॉटर सेल डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर इनिशियली स्लो लैग फेज में ग्रोथ होगा, नेक्स्ट लॉग या एक्सपोनेंशियल या ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ होगा, नेक्स्ट जो है डिक्लाइन को साइड में हटाए, डिक्लाइन कहीं कहीं पर यूज होता है, डायरेक्ट स्टेशनरी या स्टेडी फेज, और उसके बाद तो सीधे सीधे जब स्पेस खत्म, पूरा का पूरा कल्चर मीडिया चट हो गया, खा लिया गया बाय द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, तो डेथ फेज में सारे बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट शो करने वाला स्ट्रक्चर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ 3 फेज में कंप्लीट करेगा, लैग फेज, स्लो ग्रोथ, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और स्टेशनरी फेज, स्टेडी फेज ऑफ ग्रोथ। समझते हैं? ठीक है, बात रख रहा हूं मैं यहां पर जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट 3 phases ऑफ ग्रोथ। 3 phases ऑफ ग्रोथ, एक है लैग फेज, दूसरा है लॉग फेज, तीसरा है स्टेशनरी फेज। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, एक कर्व या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व, सिग्मॉइड कर्व या एस शेप्ड कर्व की फॉर्मेशन होने वाला है। इरेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं यहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट फॉर्म्स एस शेप्ड कर्व, या इसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस लिया, y एक्सिस पर नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ सेल्स, और x एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, बिगिनिंग में स्लो ग्रोथ होगा, एक बार जो है एडजस्ट हो गया तो सीधा फास्ट ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और एक टाइम आएगा कल्चर मीडिया स्पेस वगैरह खत्म होने की वजह से स्टेडी स्टेबल या स्टेशनरी ग्रोथ हो जाएगा। सो यहां पर मैंने ये लिया, देन मैंने यहां पर ये लिया। ध्यान दीजिए प्लीज, 3 पार्ट में मेंशन कर रहा हूं मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। ई है फर्स्ट लैग फेज, फर्स्ट है लैग फेज, स्लो ग्रोथ रेट, लेस नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड, also represent adjustment phase, एडजस्टमेंट फेज। इस पर थोड़ा देख लीजिएगा, पहला स्लो ग्रोथ वाला, दूसरा इतने छोटे से टाइम में, दूसरा ये है लॉग फेज, ये यहां पर है लॉग फेज। लॉग फेज जो है फास्ट ग्रोथ रेट, फास्ट ग्रोथ रेट, एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज या इंक्रीज अबंडेंटली, और उसके बाद ये वाला फेज थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज में ड्यू टू डिक्रीज इन फूड स्पेस एंड accumulation of toxin, growth rate decreases and become steady या stable, ठीक है। जितने प्रोजनी पैदा नहीं होंगे कंपटीशन की वजह से, पहले ऐड किए गए प्रोजनी बाहर निकाल भी दिए जाएंगे, कंपटीशन की वजह से उनका डेथ होता रहेगा। और ये जो स्टेशनरी फेज है, इसी को लास्ट में मैं अगर नीचे कर दूं तो जो है डेथ फेज में एंटर कर जाएगा पॉपुलेशन, जब पूरा का पूरा स्पेस खत्म हो गया, न्यूट्रिएंट मीडिया खत्म हो गया, ठीक है। सो सिग्मॉइड ग्रोथ कब मिलता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में, ठीक है। इरेज करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने बोला ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट एक्सप्रेस्ड बाई W1 या कहीं कहीं पर WT मेंशन होता है, W0 ERT, ठीक है। यहां पर W1 रिप्रेजेंट फाइनल साइज, ये वेट के लैंग्वेज में हो सकता है, हाइट के लैंग्वेज में हो सकता है, या नंबर ऑफ सेल्स के लैंग्वेज में हो सकता है। W0 इनिशियल साइज है, E है बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिदम, जिसका वैल्यू मैंने एक जगह पर देखा है 2.71828 कंसीडर होता है, ठीक है। R है ग्रोथ रेट और T है टाइम। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट एम्ब्रियो मतलब जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, तो जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला वाला स्टेज वगैरह जब आता है, तो जाइगोट का कन्वर्जन एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के थ्रू ही होगा, ठीक है। इवन जो है प्लांट में भी डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सो 1 सेल, 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल, 4, तो यहां पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कुछ ऐसा होगा। ये एक डॉटर सेल है, सॉरी ये मदर सेल है, मदर सेल ने 2 डॉटर सेल बनाया, दोनों डॉटर सेल ने 4 डॉटर सेल बनाया, चारों डॉटर सेल ने 8 डॉटर सेल बनाया, 8 डॉटर सेल ने 16 डॉटर सेल बनाया, और 16 डॉटर सेल ने 32 डॉटर सेल एंड सो ऑन। बात समझिएगा, ठीक है। सो यहां पर ईच डॉटर सेल डिवाइड्स, ठीक है। सो ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया ने 2, 2 ने 4, 4 ने 8। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ माइटोसिस required to produce n number of cells 2 raised to n फॉर्मूला फिट बैठेगा,
ठीक है, 2:1, क्योंकि पहला डिवीजन 2, दूसरा डिवीजन 4, चौथा डिवीजन, तीसरा डिवीजन 8, तो ये हुआ ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। बात क्लियर है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ये प्लांट में जो है इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट एक्सेट्रा, इंक्रीज इन साइज वगैरह। लीफ का साइज इनिशियली जो है जब उसको न्यूट्रिएंट मीडिया मिलेगा धीरे धीरे, तो न्यूट्रिएंट मीडिया जब इनिशियली स्मॉल अमाउंट में मिलेगा तो स्लो ग्रोथ होगा। न्यूट्रिएंट मीडिया रूट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा मिलेगा तो फास्ट ग्रोथ होगा, और एक टाइम के बाद ग्रोथ या इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर ये हो गया। एक बाद में मेंशन कर दूं, प्लांट्स showing seasonal activity, plants showing seasonal activity, yes, seasonal activity in plant does not follow geometric growth. In seasonal activity in seasonal activity there is stoppage of growth and resumption of growth. सीजनल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं ज्योमेट्रिक ग्रोथ से। सीजनल एक्टिविटी जैसे जो है पर ईयर लीफ का फॉल डाउन होना, फ्लावर आया गिर गया, सो लीफ का फॉल डाउन होना, पतझड़ सावन बसंत बहार सुना होगा। डेसिडुअस प्लांट में लीफ गिरते हैं बेसिकली स्प्रिंग सीजन के आसपास, तो लीफ गिरा मतलब ग्रोथ स्टॉप हुआ, और लीफ फिर से आया मतलब ग्रोथ ऑफ लीफ रिज्यूम किया गया। सो सीजनल एक्टिविटी यहां पर जो है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व नहीं फॉलो करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, बाकी हर जगह हम लगा सकते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को। ठीक है, एक बैरन एरिया था पूरा का पूरा, जहां पूरा बंजर एरिया था, कोई भी प्लांट नहीं थे, वहां पर बाय चांस एक सीड आया, सीड जर्मिनेट हुआ, एक प्लांट बनाया, प्लांट ने फ्लावर फ्रूट नेक्स्ट जनरेशन का सीड बनाया, वो सीड गिरा, उस सीड से नया प्लांट बना, वो प्लांट जो है नेक्स्ट जनरेशन के सीड बनाए, वो सीड गिरा, नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट बने, उस प्लांट ने नेक्स्ट जनरेशन के। तो यहां पर किसी जमाने में जिस एरिया में 0 प्लांट था, वो प्लांट पहला सीड आया, तो पहला सीड आया तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट फेज में प्लांट जाएंगे, इन्वायरमेंट को समझेंगे कि क्या सॉइल में मेरे लिए न्यूट्रिएंट अवेलेबल है अच्छा खासा या नहीं। तो प्लांट का ग्रोथ, प्लांट के नंबर में इंक्रीज इनिशियली स्लो होगा। वंस द प्लांट, द सीड जो नए एरिया में आया, जो प्लांट बनाया, वो उस एरिया को अडॉप्ट कर गया, तो उसके बाद जो है फर्दर जनरेशन बहुत ही फास्ट ग्रो होगा। और जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के थ्रू उस बैरन एरिया में जहां पर किसी जमाने में कोई प्लांट नहीं था, नंबर ऑफ प्लांट अबंडेंटली इंक्रीज होगा, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट एक्सेट्रा के लिए कंपटीशन होगा, तो एक टाइम के बाद स्टेबल डिक्लाइन ग्रोथ आ जाएगा। बात समझ रहे हो अपने? सो नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो है हाइट वगैरह भी हम ले सकते हैं। हाइट में जो है अगर न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है तो हाइट अच्छे से बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो ये था ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इरेज कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में सिग्मॉइड कर्व है, मेनली 3 फेज से ही रिप्रेजेंट होता है, लैग स्लो ग्रोथ, लॉग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और स्टेशनरी स्टेबल या स्टेडी ग्रोथ। कहीं कहीं पर इस सिग्मॉइड कर्व को और भी लैंग्वेज में मेंशन करते हैं, कुछ ऐसा भी मेंशन करते हैं। सो इसको जो है मैंने बोल दिया लैग फेज, देन हमने इसको बोल दिया लॉग फेज, देन ये वाला पार्ट जो है कहीं कहीं पर इसको मेंशन करते हैं डिक्लाइन फेज, देन इस वाले पार्ट को मेंशन करते हैं स्टेशनरी फेज,
और फिर इस वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं डेथ फेज। मैं आपको यहां पर क्लियर करता चलूं, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज आगे, ये तीन तो यूनिवर्सल फेज हैं ही, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जामिनर आपके दिमाग से क्या जानना चाहता है। कहीं कहीं पर लॉग फेज के बाद डिक्लाइन फेज मेंशन करते हैं और स्टेशनरी फेज के बाद डेथ फेज मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इतने फेज हो सकते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में। ये जस्ट अगर कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसके लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा, एफिशिएंसी इंडेक्स एक पॉइंट ले रहा हूं नेक्स्ट में, एफिशिएंसी इंडेक्स सिंपल सा डिफाइन करके छोड़ दे रहा हूं, ज्यादा इसके बारे में नहीं बात करना है। एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू synthesize न्यू मटेरियल्स। प्लांट का एफिशिएंसी इंडेक्स है एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। ये मैं समझ जो है बोल सकता हूं जैसे लीफ का फॉल डाउन होना, सीजनल वेरिएशन, सॉरी सीजनल एक्टिविटी, सीजनल एक्टिविटी में लीफ गिर गया, नए लीफ बनाने के लिए जितना एफिशिएंसी रहेगा प्लांट का न्यू फूड मटेरियल सिंथेसाइज करने में, उतना ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी लीफ का रिजम्पशन, लीफ का फॉर्मेशन होगा। सो एफिशिएंसी इंडेक्स इट इज एबिलिटी ऑफ प्लांट टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आर, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, प्लांट में सबसे पहली बार सीजनल एक्टिविटी के समय जितने लीफ थे, नेक्स्ट टाइम जब जो है लीफ का फॉर्मेशन हुआ, सारे लीफ के फॉल डाउन होने के बाद, तो कितना एफिशिएंटली प्लांट रेडी है नेक्स्ट टाइम नया मटेरियल बनाने के लिए, वो उसका एफिशिएंसी इंडेक्स है। ठीक है, बस इतना ही इरेज कर रहा हूं। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने मैं रख रहा हूं, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ रेट्स, क्वांटिटेटिव ग्रोथ वैसे भी क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव फिनोमेना है, इंक्रीज इन हाइट, लेंथ एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ रेट्स, ठीक है, या ऑफ ग्रोथ रेट्स लिख दो, नॉट बिटवीन, ऑफ ग्रोथ रेट। दो टाइप का जो है यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। एक है, पहला लिया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो सुनिएगा, ये है, कंपेयर कर रहा हूं मैं, कंपेयर के लैंग्वेज में है, जो है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ। और दूसरा है, मैंने लिया यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो सुनिएगा, इसको मैंने बोला इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम, ऑफ लिविंग सिस्टम expressed on
common basis. On common basis. For example, per unit. For example, per unit time. Per unit time. Wait for a minute. Statement बना लूँ थोड़ा सा. Per unit time. पर यूनिट पैरामीटर ऐसा लिखते हैं. पर यूनिट पैरामीटर. पर यूनिट पैरामीटर. बात समझिएगा. यहां पर ये है AGR और ये है RGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट. RGR का फॉर्मूला है ग्रोथ एट टाइम T अपॉन इनिशियल ग्रोथ इनटू 100. ठीक है. पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर कंप्लीट हो गया. जो थोड़ा जो है कंफ्यूजन था. पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर. ठीक है. अब मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टोटल ग्रोथ. यहां पर आ जाएगा टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ. बात समझिएगा. बात समझिएगा. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना है विथ रेफरेंस टू पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ. या पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ मत रखो, सिंपल टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. इतना ही. थोड़ा सा जो है समझिएगा प्लीज. मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. यह है AGR में जो है ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर के बेसिस पर. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में एक यूनिट टाइम के बाद टोटल ग्रोथ कितना हुआ सिर्फ इतना बोलना है. सिर्फ इतना बोलना है कि एक यूनिट टाइम के बाद कितना ग्रो किया. दूसरा एक जो है यूनिट टाइम के बाद कितना ग्रोथ हुआ वो कंपेयर हो रहा है इनिशियल ग्रोथ के लैंग्वेज में. समझते हैं. समझते हैं. ये इरेज कर रहा हूं, अच्छे से समझेंगे. ध्यान दीजिएगा. और ध्यान दीजिएगा. जैसे मैंने बनाया, ये है एक लीफ. ये यहां पर मैंने एक लीफ बनाया और ये है दूसरा लीफ. ये है दूसरा लीफ. ध्यान दीजिएगा प्लीज. इस लीफ का सरफेस एरिया मैंने लिया 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर या नॉट 5, 10 सेंटीमीटर. और इसका सरफेस एरिया लिया मैंने 50 सेंटीमीटर. यह है लीफ A और यह है लीफ B. एक यूनिट टाइम के बाद लीफ A ग्रो किया 5 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ जो है A1 लीफ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. 5 सेंटीमीटर ग्रो किया. और एक यूनिट टाइम के बाद ये भी 5 सेंटीमीटर ग्रो किया. ये B1 कंडीशन 5 सेंटीमीटर. बात समझिएगा. टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम के बाद 5 सेंटीमीटर लीफ A का भी है, 5 सेंटीमीटर लीफ B का भी है. या A1 और B1 समझ ले. सो यहां पर AGR A1 और B1 का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. टोटल ग्रोथ वो भी एक यूनिट टाइम के बाद. एक यूनिट टाइम के बाद टोटल ग्रोथ 5 सेंटीमीटर हुआ. एक यूनिट टाइम के बाद टोटल ग्रोथ 5 सेंटीमीटर हुआ. ये रहा टोटल ग्रोथ रेट A1 और B1 का. लेकिन अगर मैं RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट समझूं तो जो है A1 का 5 सेंटीमीटर आफ्टर टाइम T, इनिशियल ग्रोथ 10. 1 मिनट 10 नहीं आएगा, ये 5 सेंटीमीटर ही है.
ध्यान से समझिएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आफ्टर टाइम टी अपॉन 5 सेंटीमीटर इनिशियल ग्रोथ इंटू 100, और B1 का 5 सेंटीमीटर आफ्टर टाइम टी अपॉन 50 जो है इनिशियल जो है सरफेस एरिया इंटू 100 या ग्रोथ। तो देखिएगा यहाँ पर RGR 100% आएगा और यहाँ पर RGR जो है 10% आएगा, बात समझिएगा। सो RGR यहाँ पर 100% है और B का 10% है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? क्वांटिटेटिव कंपेयर कर रहा हूं मैं ग्रोथ रेट का। क्वांटिटेटिव कंपेयर करने में मैं एब्सोल्युटली कितना ग्रोथ हुआ, दो सिस्टम को लिया, दो टाइप के लीफ को लिया, एक 5 सेंटीमीटर इनिशियल ग्रोथ और एक 50 सेंटीमीटर इनिशियल ग्रोथ। एक जो है एक टाइम टी के बाद 10 सेंटीमीटर हो गया, एक टाइम टी के बाद 55 सेंटीमीटर ग्रोथ हो गया। एब्सोल्युटली टाइम टी के बाद दोनों लीफ कितना ग्रोथ किया? 5 सेंटीमीटर ये भी किया, एब्सोल्यूट ग्रोथ है 5 सेंटीमीटर ये भी किया। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट जब मैंने निकाला तो रिलेटिव ग्रोथ रेट में टाइम टी के बाद इसका ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100, टाइम टी के बाद इसका ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100। तो ए का रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है या A1 का रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है और B1 का रिलेटिव ग्रोथ रेट कम आया। सो ए एब्सोल्यूट कितना ग्रोथ हुआ वो कंपेयर कर रहा हूं, दूसरा ग्रोथ कितना हुआ उसको कंपेयर कर रहा हूं कॉमन पैरामीटर या कॉमन बेसिस पर। लिविंग सिस्टम का ग्रोथ कितना हुआ टाइम टी के बाद एक कॉमन बेसिस पर कंपेयर कर रहा हूं और कॉमन बेसिस है विथ रेफरेंस टू इनिशियल ग्रोथ। दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 सेंटीमीटर मैंने कंपेयर किया, AGR सेम है, लेकिन दोनों का टाइम टी के बाद ग्रोथ विथ रेफरेंस टू इनिशियल ग्रोथ। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दो के बीच में है, रिलेटिव ग्रोथ रेट अपने से ही कंपेयर करना, पहले इतना बाद में इतना इंटू 100, ठीक है, ठीक है, बाद में इतना पहले इतना इंटू 100, बाद में इतना पहले इतना इंटू 100। तो लिविंग सिस्टम का रिलेटिव ग्रोथ रेट अपने से रिलेटिव, खुद के ग्रोथ से रिलेटिव, और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दो को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा भी समझा जा सकता है। क्लियर है? तो AGR और RGR, ठीक है। सो हमने ग्रोथ रेट यहां पर फिनिश किया, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, देन जो है ये AGR और RGR इरेज कर रहा हूं। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समझते हैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ अब तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन को हमने नाम दिया ग्रोथ कलेक्टिवली। सो मेंशन किया यहां पर ग्रोथ इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, then elongation of cell division, that is increase in number of cell, increase in number of cells, maturation of cell and differentiation of cells। ध्यान दीजिएगा, सेवरल इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम बातें करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में हम बातें करें तो सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस
द ग्रोथ। बहुत सिंपल बात है, लाइट अफेक्ट करेगा ग्रोथ को, वाटर अफेक्ट करेगा ग्रोथ को, ऑक्सीजन अफेक्ट करेगा ग्रोथ को, न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट करेगा ग्रोथ को, टेम्परेचर भी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और ग्रेविटी, ग्रेविटी बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ लीफ या स्टेम या रूट के ओरिएंटेशन में सपोर्ट करेगा। पहला लिया मैंने यहां पर न्यूट्रिएंट्स, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। सो न्यूट्रिएंट्स रिप्रेजेंट रॉ मटेरियल्स used to synthesis प्रोटोप्लाज्म। तो सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर रहा हूं, plants must have essential elements required for synthesis of new protoplasm, and also acts as source of energy। इसेंशियल एलिमेंट्स एक्टिंग एज रॉ मटेरियल, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा प्लांट के बॉडी में बनेगा, इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा। इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका प्लांट के ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए होना जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ इसेंशियल एलिमेंट प्लांट कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट ग्रो। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं there are two types of essential elements, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक हम यहां पर नाम दे सकते हैं आयरन, कॉपर, देन बोरॉन, निकल, मैग्नीज जो है, देन मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एक्सेट्रा। और दूसरा है यहां पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैं एग्जांपल दे सकता हूं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, और मैग्नीशियम हो जाएगा एक्सेट्रा। दीज आर रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो सॉइल से या एयर से या वाटर से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, जिनका अमाउंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनका अमाउंट 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा हो, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम देते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स नाम देते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका रिक्वायरमेंट प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम है, उनको हम माइक्रो एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट नाम देंगे। तो ये कुछ मेंशन किया मैंने यहां पर माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, सिर्फ इतना ही मेंशन करना है। कंडीशन फॉर ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स ऑन द नेम ऑफ माइक्रो, ऑन द नेम ऑफ मैक्रो जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्लांट में नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करेगा, प्लांट के लिए जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा भी एक्ट करेगा। इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात करें तो वाटर बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा, वाटर हेल्प इन enlargement of cell, water helps in enlargement of cell, maintain
मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल थोड़ा सुनिएगा। वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन, फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम के एक्शन के लिए वाटर का होना मस्ट है। थोड़ा सुनिएगा, जो है वाटर डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी affects the growth, affects the growth, and in water stress condition की बात करें, वाटर स्ट्रेस कंडीशन, ड्रॉट एक्सेट्रा, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप्स। वाटर जरूरी है। वाटर फ्लावर, फ्रूट, लीफ एक्सेट्रा के सेल्स को टर्जिड रखेगा, शेप मेंटेन होगा। वाटर का जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सेल के मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर प्रेशर पड़ेगा, सेल का एनलार्जमेंट होगा। एंजाइमेटिक एक्शन वाटर के प्रेजेंस में होगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं अगर मेंशन करूं ऑक्सीजन, बताइए तो सही, ऑक्सीजन फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, रेस्पिरेशन में जरूरी होता है। सो हायर प्लांट्स आर एरोबिक, सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर respiration to produce energy, ऑक्सीजन मस्ट है। तो देखिएगा, टेम्परेचर की बात करें, सो 28 to 30 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है। 28 to 30 डिग्री टेम्परेचर considered optimum temperature for majority of plant। कितना टेम्परेचर चाहिए तो सुनिएगा, टेम्परेचर above 45 डिग्री C causes denaturation of enzymes and coagulation of protoplasm। ये एक बात हो गया। और मेंशन कर दे, लेस टेम्परेचर makes enzyme inactive, and increases density of प्रोटोप्लाज्म की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। लेस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एंजाइम्स जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स कुछ और नहीं, प्रोटीन है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब करता है एंजाइम प्रोटीन में प्रेजेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके। ठीक है, लाइट, ठीक है, लाइट के लिए हम बोल सकते हैं लाइट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। इट इज इन्वॉल्व इन टिश्यू डिफरेंशिएशन। लाइट के प्रेजेंस में ही फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल लाइट के प्रेजेंस में होगा। और थोड़ा सुनिएगा, लाइट अफेक्ट्स फ्लावरिंग, called photoperiodism। ठीक है, लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस करता है फ्लावर फॉर्मेशन को। तो लाइट ऐसे भी अफेक्ट कर रहा है। इरेज करता हूं इसको। एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं, थोड़ा सुनिएगा।
absence of light causes etiolation. etiolation मतलब नो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल फॉर्मेशन. लीव्स बिकम कलरलेस. ठीक है, तो कलरलेस होना लाइट के एब्सेंस में, क्योंकि पिगमेंट नहीं बन रहा है, हमने बोला इटियोलेशन. तो ये था लाइट. टेम्परेचर की बात हो गई. ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी हम बोल सकते हैं ग्रेविटी में ग्रेविटी इन्फ्लुएंस ओरिएंटेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स एक्सेट्रा. रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, ग्रेविटी की तरफ जाएगा. स्टेम निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, ग्रेविटी से दूर भागेगा. न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर और वाटर, सारी बातें हो गई जो ग्रोथ के लिए ये कंडीशन का होना ऑप्टिमम लेवल पर जरूरी है. बाकी स्ट्रेस कंडीशन, डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स एक्सेट्रा भी अदर फैक्टर में आएंगे जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेंगे. इतनी ही, ज्यादा इसको लेकर ज्यादा नहीं सोचना है. जो भी चीजें जो है ग्रोथ के लिए चाहिए वो नहीं है, ग्रोथ अफेक्ट होगा, वो है ग्रोथ होगा. लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लो, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है. ठीक है, तो जैसे हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ये सारी बातें की थी. फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है. फोटोसिंथेसिस को हम रिलेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा. सो ये बात यहीं तक क्लियर है, पक्का. सो इस वीडियो लेक्चर में हमने ग्रोथ रेट की बातें की. मैथमेटिक लैंग्वेज में ग्रोथ रेट अरिथमेटिक टाइप का हो सकता है, ज्योमेट्रिक टाइप का हो सकता है. पर यूनिट टाइम में जितना ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, हमने बोला ग्रोथ रेट है. क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करें हम ग्रोथ रेट का, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट. कोई भी स्ट्रक्चर कितना ग्रो किया यूनिट टाइम में, अगर उसको हम कंपेयर करें खुद से, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा. और कंपेयर करें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच में पर यूनिट टाइम कितना ग्रोथ हुआ, तो हम उसको रिलेटिव ग्रोथ रेट बोल सकते हैं. अरिथमेटिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा. ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट सिग्मॉइड कर्व देगा, एस शेप ग्राफ बनेगा. हमने बातें किया था, ठीक है. सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की बातें कर लेंगे. थोड़ा सा डेवलपमेंट की भी बातें होंगी. डेवलपमेंट जैसे आएगा, अब तक जो हमने समझा इस चैप्टर में, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन सब कुछ हम ऐड कर देंगे. तो डिफरेंशिएशन होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट थ्रू आउट लाइफ जिन जिन चेंजेस को फॉलो करता है, जिन जिन चेंजेस के थ्रू अपना लाइफ फिनिश करता है, उसको हम डेवलपमेंट बातें बताएंगे. वेल, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन फिर से मैं बता रहा हूं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने इसको अच्छे से डील किया है किसी न किसी वीडियो लेक्चर में, देखिएगा. सो कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए. फिलहाल के लिए, अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.